जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यूसली टेंस वगैरह पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लासों में हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। तो अभी अपन पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। ये फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है और इसकी क्या एडवर्ब होती है, कैसे करेक्ट फॉर्म में एडवर्ब में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे विल या सेल को फिल किया जाता है और कैसे इसका मॉडल के रूप में उपयोग होता है। तो ये सभी चीज़ें हम आज इस क्लास में जानेंगे। जिस भी भाई ने हमारी पहले वाली क्लास नहीं देखी है वो हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक डली हुई है, पूरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर फ्यूचर टेंस की। तो उसमें जाकर जो भी आपको पढ़ना हो, जो भी टेंस पढ़ना हो, जो भी करेक्ट फॉर्म में एडवर्ब का चैप्टर पढ़ना हो वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और शेयर करना और अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है, इसमें फ्यूचर की बात की जाती है। जैसे वह पढ़ेगा, वह 10th क्लास पास करेगा, है कि नहीं। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आए तो वो कौन सा टेंस का वाक्य होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य होता है। तो अभी हम और आप पढ़ेंगे कि कैसे वाक्य बनते हैं और कैसे और चीज़ें होती है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान आपको मैंने बता दी कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आता है वो कौन से टेंस का वाक्य होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य होता है। तो अभी अपन इसका कोई फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला यानी सूत्र इसका क्या होता है। इसका देखो सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो अभी आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। फिर आता है ये विल किसके साथ आएगा, सेल किसके साथ आएगा। मेन फंडा इस टेंस में यही है कि विल किसके साथ आएगा, सेल किसके साथ आएगा। अगर आपको ये फ्यूचर सिंपल टेंस समझ में आ गया तो बाकी के जो 3 टेंस है बचे हुए हैं फ्यूचर के वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सभी टेंसों में विल या सेल का प्रयोग होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ विल किसके साथ आएगा। विल आएगा हमेशा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल आएगा। तो आपको पता नहीं है सेकंड पर्सन क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। सेकंड पर्सन होता है यू होता है और यू के साथ क्या आएगा, विल आएगा। और थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है ही सी इट नेम दे और सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन जो भी होता है उन सभी के साथ क्या होता है, थर्ड ये विल आता है। और सेल किसके साथ आएगा, सेल आएगा फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ क्या आएगा, सेल आएगा। लेकिन आपने देखा होगा कई वाक्यों में आई और वी के साथ ही विल दे रखा है कि नहीं। आपने कहीं पे इंग्लिश देखी हो, अगर आपने इंग्लिश के बारे में कुछ भी देखा हो तो वहां पे आपको आई और वी के साथ विल नजर आता है। तो इसका मतलब है कि हमने तो कुछ गलत बता दिया, लेकिन हम गलत क्यों बताएंगे, क्योंकि हम ये भी तो बता रहे हैं ना कि आपने कहीं पे देखा होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो ये मॉडर्न इंग्लिश है, जो अभी अपन बोलचाल में इंग्लिश ले रहे हैं, फिर इस समय जो भी इंग्लिश आ रही है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव वाक्य होता है उनमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज करते हैं, अपन विल यूज करते हैं, है कि नहीं। यानी इंट्रोगेटिव वाक्य की में सभी सब्जेक्ट के साथ अपन विल यूज कर सकते हैं। ओके, देन इन और के साथ ये यूज होगा ही जो मैंने बता दिया आपको। जैसे आपको मैं एक वाक्य बताता हूँ, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। पहले मैंने बताया था कि पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं, तो मैं की मीनिंग आई। फिर हमें लिखना है विल या सेल। तो आपको पता है कि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ ऑलवेज सेल आता है कि नहीं अफर्मेटिव वाक्यों में। तो आई के साथ सेल यूज करेंगे। फिर हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ूंगा, तो पढ़ना की मीनिंग रीड। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या पढ़ूंगा, इंग्लिश। ई कैपिटल आएगा, मैंने यहाँ पे वो लिख दिया स्मॉल। तो ये मैंने वाक्य की इंग्लिश बना दी। तो आप आराम से इसका इंग्लिश वर्जन वगैरह बना सकते हो आप। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होता है। तो इसका नेगेटिव फॉर्मूला ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसमें तीसरे स्थान पर नोट लगाना जैसा अपन लगाते आए हैं। ओके, तो लिख देते हैं अपन सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गया नेगेटिव फॉर्मूला। जैसे मैं आपको एक वाक्य बता देता हूँ, वह पुस्तक बेचेगा, या वह कल पुस्तक बेचेगा ना, तो वह कल पुस्तक नहीं बेचेगा, नेगेटिव बना रहे हैं ना, वह कल पुस्तक नहीं बेचेगा। तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, वह है, और वह की मीनिंग क्या होती है बच्चों, ही। फिर मैं लिखना विल या सेल, तो अकॉर्डिंग टू ही। अब आपको पता है कि पर्सन वगैरह आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस का जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में आने वाले समय में, तो वहाँ पे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ये वगैरह अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए अपन जो विल या सेल है उसको अपन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अनुसार समझ रहे हैं। तो ही थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है अफर्मेटिव नेगेटिव वाक्य में, विल, फिर नॉट, फिर सेल, सेल तो है ना बराबर, फिर बुक। तो ये हो गया नेगेटिव वाक्य। अब आपको कोई इंट्रोगेटिव वाक्य का फॉर्मूला पूछ ले, तो इंट्रोगेटिव वाक्य में कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये जो विल या सेल है इसको अपन क्या कर लेंगे, विल या सेल को अपन पहले लिख लेंगे। जैसे विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। तो आशा करते हैं आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी भाई को ये समझ में नहीं आया वो हमें कमेंट कर सकता है, कुछ डाउट भेज सकता है। हमारा व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर आपको बताए हुए है 6367373953, और ईमेल कर सकता है, कुछ भी करना चाहे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पर अपन प्रॉपरली आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म मेन वर्ब, कैसे इसकी करेक्ट फॉर्म मेन वर्ब बनती है। तो बच्चों आगे अपन पढ़ेंगे कि जो मॉडल के रूप में विल या सेल का उपयोग कैसे होता है। तो मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी वाक्य के अंदर डिटर्मिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, और प्रॉमिस दिखाई दे रहा है, प्रॉमिस मीन्स वादा से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, थ्रेड दिखाई दे रहा है, थ्रेड मीन्स धमकी, और एडवाइस यानी सलाह, और कमांड यानी दिशा निर्देश। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ भाव आपको किसी सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, तो आपको बेझिझक बिना कुछ सोचे समझे आपको आई और वी के साथ तो विल यूज करना है, और अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ या अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज करना है, सेल यूज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कहीं पे भी डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, एडवाइस, कमांड की दी हुई हो, तो आई और वी के साथ अपन क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आई किल यू व्हेन यू कम हियर। तो ये देखो, ये जो वाक्य मैंने लिखा है बोर्ड पे, इसमें बताया हुआ है कि आई रिक्तिस्तान किल यू व्हेन यू कम हियर, कि अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तेरे को क्या कर दूंगा, मार दूंगा। ठीक है, तो ये जो वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको धमकी वगैरह, थ्रेट वगैरह का भाव आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इसमें आप बेझिझक क्या करोगे, आई के साथ विल यूज करोगे और किल यूज करोगे। तो ये आपको मैंने बता दिया कि अगर कोई भी वाक्य में डिटर्मिनेशन, थ्रेट वगैरह, ये जो वाक्य लिखे हैं मैंने, आप इसको नोट कर लेना। तो इसमें ऐसे वाक्य आपको आ जाएगा और आपको ये पता चल जाए कि इसमें ये भाव है, तो इसमें आई और वी के साथ आप क्या यूज करोगे, विल यूज करोगे, और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल यूज करोगे। इसके अलावा आपको किसी भी वाक्य में आपको टुमारो, द नेक्स्ट डे, द कमिंग डे या अपकमिंग डे, द फॉलोइंग डे, ये वाक्य, ये वर्ड आपको किसी वाक्य में दिखाई दे, तो आप उस वाक्य में कौन से टेंस की क्रिया करोगे, कौन से की करोगे, फ्यूचर सिंपल टेंस की क्रिया करोगे। अगर आपको किसी भी वाक्य में टुमारो, द नेक्स्ट डे, द कमिंग डे, द फॉलोइंग डे, द अपकमिंग डे वगैरह वगैरह दिखाई दे दीजिए, डे के स्थान पर यहाँ पे ईयर, वीक कुछ भी हो सकता है, डे या ये जरूरी नहीं है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ओके, कुछ भी हो सकता है डे के स्थान पर। ओके, मैंने तो ये लिख दिया आपको कुछ समझाने के, द कमिंग ईयर, द कमिंग फेस्टिवल ना। तो ऐसा वाक्य, ऐसे एडवर्ब्स, ऐसे वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई देते, तो आप उसमें क्या करोगे, बिना कुछ सोचे समझे क्या करोगे, फ्यूचर सिंपल टेंस की क्रिया करोगे। जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूँ, आई रिक्तिस्तान प्ले हॉकी
टुमारो। एक और लिख देता हूँ, सी रिक्त स्थान सी ईट फूड नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इन वाक्य का जनरली मीनिंग भी फ्यूचर का निकलता है, ठीक है। तो फ्यूचर का निकलता है तो इसमें फ्यूचर टेंस सिंपल टेंस की क्रिया बन जाएगी। तो इसमें देखो आई रिक्त स्थान पहले होगी टुमारो, इसमें टुमारो आ गया और टुमारो ये रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस की क्रिया बन जाएगी। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आता है, विल आता है, सेल आता है। आई के अकॉर्डिंग तो आता है सेल और वी आता है, वी के साथ आई और वी के साथ क्या आएगा, सेल आएगा और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, विल आएगा, ठीक है। ये तो मैंने इसी वाक्य में बताया कि ये चीज़ें आपको तभी दिखाई देगी जब इसमें ये फंडा काम करेगा, और बाकी की में सेम चीज़ें रहेगी। तो आई के साथ विल आएगा, सेल आएगा, विल आएगा और प्ले होगा, और सी के साथ सेल आएगा, आई के साथ सेल आएगा और सी के साथ विल आएगा और ईट आएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वहाँ पे आई और वी के साथ या फिर सभी सब्जेक्ट के साथ विल आता है, और जो भी अदर वाक्य होते हैं जनरली जो भी वाक्य है उसमें आई और वी के साथ सेल आता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल आता है, ठीक है। फिर आपको ये 4 मीनिंग्स मैंने लिखाई है, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, एडवाइस, कमांड। तो इन वाक्यों में भाव आ जाए ऐसा कि वहाँ पे आपको थ्रेट दिखाई दे, कमांड दिखाई दे, डिटर्मिनेशन दिखाई दे, तो वहाँ पे आई और वी के साथ आप क्या फील करोगे, क्या फील करोगे बच्चों, विल फील करोगे, और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल फील करोगे, ठीक है। जैसा कि मैंने एक वाक्य लिख दिया था, इसमें आप बढ़ लेंगे। फिर मैंने आपको ये कुछ एड्रेस बताई है कि टुमारो, द नेक्स्ट डे, द कमिंग डे, द फॉलोइंग डे, द अपकमिंग डे, द डे के स्थान पर ईयर वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा आपको चीज़ कहीं पे दिखाई दे दे तो उस वाक्य में आप बिना किसी बेझिझक के जो फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में बताया था और जो शुरू में चीज़ें बताई थी कि आई और वी के साथ सेल आता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल आता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप सभी को, ठीक है। तो ये रिक्त स्थान मैंने भर दिया, आई के साथ सेल, फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म दी होती है। इसी प्रकार सी के साथ विल भर दिया और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म भर दी 8, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कहीं पे भी दिक्कत रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम जल्द से जल्द आपका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो भाई पढ़ते रहो, ज़्यादा समय नहीं बचा आपके पास, लगभग 4-5 महीने बचे हुए एग्जाम के, तो कंटिन्यूसली लगे रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।